Assalamu alaikum students, how are you doing? I hope so you will be fine. Okay beta, I'm again here with the subject Greek literature. Last time we have discussed about the mythology, god goddess knowledge and its work, its symbols. Today we will discuss about the ancient Greek literature. Ancient means cheap. Ancient Greek literature. एशियन कदीम ग्रीक में जो लिटरेचर स्टार्ट हुआ उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. यू नो, एशियन ग्रीक लिटरेचर हैड 4 मेजर राइटिंग्स: एपिक ट्रेडिशंस, लिरिक पोएट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑल्सो. I have already told you about epic. In classical poetry, I have give introduction mock epic and epic. याद है जी? एपिक में जो जो क्वालिटीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लिरिक्स पोइट्री क्या होती है? लिरिक्स पोइट्री जिसमें रिदम होता है, राइमिंग स्कीम मिल रही होती है. ट्रेजेडी जिसमें अलमिया होता है, हीरो का हमाशिया होता है, उसकी अपनी गलती होती है, अपना कोई फलाह होता है. कॉमेडी मजाक को बोलते हैं. तो 4 किस्म का लिटरेचर जो है उस वक्त लिखा जाता था. उसमें एपिक ट्रेडिशंस थी, यानी वो जो ट्रेडिशनल स्टोरीज थी उनको एपिक स्टाइल में बयान किया जाता था. लिरिकल पोइट्री थी, ट्रेजेडी थी और कॉमेडी थी. और जहां तक एपिक का ताल्लुक है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एपिक इलियड एंड ओडिसी. लिरिक पोएम्स गॉट इट्स नेम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिंगिंग व्हाइल प्लेइंग द lyre. You know about lyre? Yes, it is a musical instrument. Tragedy and comedies were dramas and used to honor Greek god Dionysus. You know, if we through glance on the alphabets of ancient Greek writing, you come to know कि वो एक को अल्फा बोलते हैं, बी को बीटा, सी को गामा और डी को डेल्टा, ई को एप्सिलॉन, एफ को जीटा, एच को ईटा, आई को एओटा, के को कैपा, एम को म्यू, एन को न्यू. तो इस तरह से उनकी जो है अल्फाबेट्स हैं जो वो यूज करते थे अपनी राइटिंग स्टाइल में. और उसमें वो जो आप पढ़ेंगे हाइमन्स और इडिपस रेक्स को भी आप पढ़ेंगे, तो जो सोफोक्लिस ने लिखा है ड्रामा, तो उसमें भी आप देखिएगा कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है. जहाँ तक एशियन ग्रीक में एजुकेशन का ताल्लुक है बेटा, तो उसमें ये था कि बच्चों को जो था एजुकेशन दी जाती थी. द वे ऑफ एजुकेशन विच वॉज गिवन टू द चिल्ड्रन वॉज लाइक दैट था कि स्पार्टा, इसके 2 थे, एक एथन था शहर और एक स्पार्टा था. स्पार्टा और एथन में डिफरेंट वे से जो था वो एजुकेट किया जाता था स्टूडेंट्स को. इन स्पार्टा रीडिंग एंड राइटिंग वॉज अनइम्पॉर्टेंट. Boys learn to be good fighters. लड़कों को जो था वो फाइटिंग सिखाई जाती थी, शुरू ही से उनको फाइटर बनाया जाता था. उनके लिए रीडिंग राइटिंग
की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब बच्चा पैदा होता था तो वो उसको जो था एक ग्रुप बना होता था, एक टीम बनी होती थी, वो जाती थी और उस बच्चे को चेक करती थी। अगर बच्चा सेहतमंद होता था तो उसको वो फाइटिंग उन्होंने कैंप्स बनाए होते थे या स्कूल्स होते थे, उसमें उन बच्चों की परवरिश होनी शुरू हो जाती थी। और जो देखते थे कि बच्चे कमज़ोर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या डिसेबल हैं, तो उनको जो है वो स्लेवरी में दे दिया जाता था। लेकिन इन एथन citizen had to be educated to take part in voting in the assembly. Athenians boys also went to wrestling school each day to learn many sports, not just wrestling. They had to be fit to fight in the army. Athens school's education is different from Sparta. In this way, स्पार्टा में जस्ट बच्चों को फाइटिंग के लिए तैयार किया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन एथन में ऐसा था कि वहाँ के सिटीजन्स को एजुकेशन दी जाती ताकि वो जो है सियासत में हिस्सा ले सकें, ठीक है। और उनको जो है रेसलिंग के लिए स्पेशल स्कूल्स थे, वहाँ पे स्कूल्स में भेजा जाता ताकि बच्चे जो हैं वो रेसलिंग सीखें, और उनको फाइटिंग भी सिखाई जाती थी ताकि वो आर्मी में जो है वो भर्ती हों। वहाँ पे जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर है, ग्रीक स्कूल्स बहुत छोटे छोटे होते थे और वहाँ पे एक टीचर होता था, और एक टीचर के पास जो थे 10 से 12 स्टूडेंट्स होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर होते थे तो जस्ट 20 स्टूडेंट्स होते थे। पूरे स्कूल में एक ही टीचर होता था, और वो टीचर जो था नॉर्मल इक्विपमेंट था, इतना ज़्यादा जो था वो वेल फर्निश्ड स्कूल नहीं थे। तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ाता था वो कंपल्सरी सब्जेक्ट, उनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी थे। एथन में ऐसा होता कि बच्चों को जो है वहाँ पे घर में तरबियत की जाती, घर में ट्रेनिंग दी जाती 6 साल तक, और 6 साल के बाद उनको स्कूल्स में भेजा जाता। और क्योंकि उस टाइम बुक्स बहुत ज़्यादा रेयर थी, मिलती नहीं थी, और जो बुक्स थी वो काफ़ी कॉस्टली भी थी, तो बच्चे बुक्स नहीं लेते थे, बल्कि एक आध बुक्स होती थी और उसको इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था कि दूसरे बच्चे जो हैं उससे लेसन को गेन कर लें। और उसमें जब बच्चों को पढ़ाया जाता तो उसमें बच्चों को जो था वो सिखाया जाता, म्यूज़िक भी सिखाया जाता, और इस तरह जो है कुछ उनको जो है एडिशनल सब्जेक्ट उनके लिए जो रखे गए थे, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग था, गवर्नमेंट आर्ट था, राइटिंग आर्ट था, मैथ था, और ग्रीक इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे फ्लूट और लायर वगैरह। तो किस तरह से बच्चे जो है इसको सीखते हैं, बजाते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट्स में बच्चे का जिसकी तरफ इंटरेस्ट होता था वो बच्चे को रेफर कर दिया जाता था। That time girls were not allowed to educate, just they stay at their homes and learn how to do housework. just उनको वो सिखाया जाता था, और घर में किस तरह से लुक आफ्टर करनी है भाइयों की, बड़ों की, तो ये चीज़ें सिखाई जाती थी। लड़कियों को अलाउ नहीं था कि वो एजुकेशन हासिल करें। स्पार्टन्स जो थे वो बिलीव रखते थे इस पे कि ज़िंदगी के डिसिप्लिन पे, सेल्फ डेनियल्स पे, सिंपलिसिटी पे, तो ये चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा थी। और जो स्पार्टियन ख़वातीन थी वो बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, वो मर्दों के शाना व शाना जो था वो फाइटिंग में पार्टिसिपेट किया करती थी। ये जो स्पार्टा के स्टूडेंट्स थे वो वेल डिसिप्लिन थे, उनको मार्चिंग, आर्मी का ये ड्रिल्स वगैरह जो थी वो सिखाई जाती थी। जब बच्चों को स्पार्टा के, मैंने आपको बताया था पहले ही कि वो उनको फाइटर्स बनाते थे, और जब 6 या 7 साल की एज में उनको मिलिट्री स्कूल्स में भी भेजा जाता, वहाँ पे वो बच्चे जो थे वो ट्रेनिंग लेते और डिफरेंट स्किल्स सीखते थे, और हाउ टू यूज़ द वेपन्स। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता, और डे बाय डे
थी बच्चों की, जिस जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी वैसे वैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो इंक्रीज होता जा रहा था, और बच्चे जो थे वो 18 से 20 साल की उम्र में एक वॉरियर, जंगजू पर्सन की हैसियत से सामने आते थे। और दैट इज वाई इट इज सेड द ग्रीक पर्सन्स आर सो स्ट्रॉन्ग एंड आर वॉरियर्स। इसी वजह से ये मशहूर थे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वॉरियर होते हैं, और ये एक शीशा पिघलाई हुई दीवार होते हैं। इनके साथ जब भी किसी ने फाइट करना होता, लड़ाई करनी होती थी, तो वो पहले सोचते समझते थे। इस कौम से जो है वो लोग खौफ खाते थे, इन लोगों की इसी नेचर की बिना पर। जी बेटा, जहाँ तक इनके लिटरेचर का ताल्लुक है तो होमर जो था वो बेस्ट जो पोइट था ग्रीक का, तो इसने जो था पोइम्स लिखी इलियड एंड ऑडिसी। तो इस पोइट में एक क्वालिटी थी, ये कह लें कि ये डिसेबल था। क्वालिटी ये थी कि उन्होंने जो था इलियड और ऑडिसी जो थी वो एपिक स्टाइल में लिखी, और वो थे ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने इतना ग्रेट वर्क किया कि अभी तक लोग उनकी पोइम्स को पढ़ते हैं। सोफोक्लिस इज अ ड्रामाटिस्ट who has written 123 dramas and only 7 are survived. बस 7 मौजूद हैं, बाकियों का पता नहीं चलता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था। अगर आप इसका कमिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके ये सिलेबस का हिस्सा है। इडिपस रेक्स ड्रामा कमाल का है, ये ग्रीक ड्रामा इसने लिखा, तो इसका ये ग्रेट वर्क है। और इसने जो उसमें इमेजरी यूज़ की, उसमें जो लिटरेरी वेपन्स यूज़ किए वो कमाल के हैं, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कमिंग में, ठीक है। Euclid, his main work is the Elements, which is still used as a textbook in mathematics. Euclid ने मैथमेटिक्स में कुछ एलिमेंट्स जो अभी भी इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेशन दी और उसके बारे में बताया। जी स्टूडेंट्स, प्लेटो, okay, who is Plato? Plato was the most famous personality who works and written the Republic and Symposium. Aristophanes was a playwright who wrote comedies play. His famous play is The Wasp and Lysistrata. Euripides was a Greek tragedian. His work is Alcestis, Medea and the Bacchus. Greek literature was divided into 3 ages. The Homeric age. In this age, this age marked the creation of the Greek epics, the Iliad and the Odyssey. This age was preceded by unknown literature, which was mostly unwritten. The Attic age. This is the period of the emergence of excellent playwrights like Aeschylus, Sophocles, Euripides, and Aristophanes, great historian, and philosophers like Anaxagoras and Socrates. This period was the most glorious in ancient history that revolves around the great political leaders in the person of Pericles, is also known as Persilian's age. Hellenic age. This age began after the death of
Demosthenes. The following years, just after the death of Alexander, the literature prominence of Athens passed to Alexandria, a city in Egypt founded by Alexander. Alexandria then became the metropolis of the Hellenistic world. In modern Greek literature, some things were introduced. First of all, democracy. The Greek created the world's first democracy. Athens started out as the monarchy and then advanced to the oligarchy until it's finally reached a democracy. As well as alphabets are concerned, so I have already told you about the alphabet, alpha, gamma, delta. ये चीज़ें जो थी वो ग्रीक, एशियन ग्रीक लिटरेचर में जो थी उनको ऐड किया गया था, उनसे जो है वो लिखा जाता था अल्फ़ाबेट से. लेकिन ग्रीक मॉडर्न लिटरेचर में काफ़ी जो है एडवांसमेंट आई. इसमें जो था सिविलाइजेशन आई और सिविलाइज्ड वे से जो है अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाने लगा. और जो इस हवाले से जो है लैंग्वेज उसको भी जो है एक अरेंज वर्ड्स में जो था उसको लिखा जाने लगा. और लैंग्वेज पे बहुत काम हुआ, सेंटेंस पे बहुत काम हुआ, यानी कि उसका जो मफ़हूम था वो समझ आना शुरू हो गया. एंड द लेटर्स विच were used in modern Greek literature, so today is also present, A, B, C, D, E, like that. These alphabets started using in modern Greek literature that time. अब भी वही जो है इस्तेमाल किए जाते हैं. That time first advancement was occurred is this: libraries were established during this period. The first library in the world, the Library of the Alexandria, was actually built in Egypt. However, Egypt was pretty much Greek because after Egypt submitted to Alexander's rule, started spreading the Greek way of life to all the lands he conquered, including Egypt. Olympic Games started from that time. The participants were the city-states of ancient Greek and their colonies. Olympic Games were held every 4 years in honor of Zeus, the king of God. We have studied about it. याद है ना Zeus के बारे में? आर्किटेक्चर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया और बिल्डिंग्स को बनाया गया. और उसी वक्त अगर आप ग्रीक का हम लोग अगर लिटरेचर देखते हैं या ग्रीक के बारे में हम जानते हैं, तो ग्रीक को हम किस तरह पहचानते हैं? उसके स्कल्पचर से, उसके स्टेचूज से, उसके कल्चर से, उसकी ब्रेवरी से, उन लोगों के गॉर्जियस स्टाइल से. ठीक है, तो उस वक्त भी जो था ये चीज़ सामने आई कि न्यू बिल्डिंग्स बनाई गई और वहाँ पे जो पिलर्स बनाए गए उस टाइम, तो उसको जो था बहुत खूबसूरत वे से बनाया गया. और उस टाइम जो था आर्किटेक्ट का जो अमल था उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिली. ओके बेटा, नाउ आई कम टू द पॉइंट of which we are going to discuss today about Sophocles' play Oedipus Rex. आपको पता है कि ये ड्रामा जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है और उसी की एक पिक्चर्स जो है ये डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं. आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने रखी है. अच्छा बेटा, ऐसा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा पहले एरिस्टोटल के ट्रेजेडी के एलिमेंट्स के बारे में
डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं सोफोक्लिस का, उसमें उसने वो एलिमेंट्स जो हैं यूज किए हुए हैं। तो इसका जो ट्रेजेडी में जो हीरो का हमार्शिया होता है, हमार्शिया एरर ऑफ जजमेंट, के उससे कोई गलती हो जाती है जज करने में, तो वो उसका हमार्शिया बनता है, और जो हमार्शिया होता है वो ट्रेजेडी की शक्ल जो है इख्तियार कर लेता है। एक बात तो ये जहन में रखनी है। दूसरा ये कि स्टाइल, ट्रेजेडी में जो स्टाइल है वो कैसा है, उसमें स्टाइल जो है ग्रैंड स्टाइल यूज किया जाता है, उसमें सिमिली, मेटाफोर, आयरनी जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ऐसा स्टाइल होता है जिसमें जो एक इस तरह से प्लॉट की कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें जो है 6 एलिमेंट्स होते हैं। प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, लैंग्वेज, थॉट्स और स्पेक्टिकल्स एंड मेलोडी होती है। यू नो अबाउट मेलोडी? यस, मजा। तो कैथारसिस इसमें होते हैं, यानी कि जब हम लोग किसी ट्रेजेडी को देखते हैं, किसी प्ले को देखते हैं, तो हीरो या हीरोइन के लिए हमारे दिल में एक सिंपैथी क्रिएट होती है। दिस इज कॉल्ड कैथारसिस। और इसी तरह जब प्लॉट होता है उसमें जो होता है बिगनिंग होती है, और उसमें इंटरवल होता है, क्लाइमेक्स होता है। और ट्रेजेडी में हमेशा जो एंड होता है वो अनहैप्पी होता है। और इसमें जो है वो कोरस भी होता है। कोरस होता है 12 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि स्टेज पे आता है। स्टेज पे आके तो जो ड्रामा शुरू होना होता है उसके बारे में इंडिकेशंस देता है कि इसमें ऐसा होगा, वो फ्यूचर का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता है। और जो हीरो हीरोइन, जो ऑडियंस बैठी होती है, वो अंडरस्टैंड कर लेती है कि अब इस ड्रामे में क्या होने जा रहा है। और जब हीरो और हीरोइंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, तो उससे जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। ओके बेटा, ऐसा है कि अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सोफोक्लिस एंड हिज ड्रामा इडिपस रेक्स। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ग्रीक में ड्रामा लिखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सोफोक्लिस जी, सोफोक्लिस was born 496 BC and died 406 BC. Yes, आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि 496 में तो वो पैदा हुआ है और 406 में जो है वो फोर्थ हो रहा है। मैडम गलत बोल रही है ना? जी हाँ, मैडम गलत नहीं बोल रही हैं। बीसी का मतलब होता है कि एज जो है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाती है, ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ये एज बीसी का जब वर्ड यूज हो जाता है तो वो उल्टी जो है काउंटिंग स्टार्ट होती है, और जो उल्टी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो उसकी एज के ड्यूरेशन होती है, उस पीरियड की ड्यूरेशन होती है। यानी वो 496 में पैदा हुआ और 406 में उसकी डेथ हुई। तो 496 में से 6 वो करें, बाकी 90, ठीक है। तो 90 साल जो था वो जिंदा रहा। गेटिंग माई पॉइंट? बीसी में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं जी। ही बिलोंग्स टू अ wealthy family and he spent his life as a priest. He becomes a playwright. People worshipped him as a hero. Sophocles was a younger contemporary of
Aeschylus, an older contemporary of Euripides. Three men were famous that time due to their work. ग्रीक ट्रेजेडी जिन्होंने लिखी वो तीन लोग उस वक्त मशहूर थे, सोफोक्लिस, एस्किलस और यूरिपिडिस.